हम्म। नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। ये सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सभी सेक्टर्स को जो है नुकसान खासा हुआ है, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो आने वाला भविष्य है हमारा, खासकर जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक राहत की बात यह है कि अब सरकार ने फैसला लिया है कि दूर दराज के इलाकों में 23 जो हैं केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, जिससे कि जो दूर दराज के इलाकों में जो पढ़ाई का जो स्तर है उसको उठाया जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा गुप्ता जी। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया पे। थैंक यू जी पहले जानना चाहूंगा कि कोविड-19 के चलते जब से स्कूल बंद है तब से आपको लगता है कि पढ़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, डेफिनेटली जैसे आपने अभी कहा कि कोविड-19 की वजह से कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो अनटच रहा हो इस क्राइसिस से। हर किसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन एजुकेशन में जैसा आपने बताया कि बच्चों का जो एक स्कूल टाइम है वो लॉस उनका हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। हमने बहुत सारी, लगभग हर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर स्टेट और यूटी में उन्होंने कोशिश की है कि बच्चों को ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जोड़ा जाए और कोविड क्राइसिस से जो नुकसान हुआ है उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये एक वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम हुई है और इस समय हम सब जूझ रहे हैं इस चीज से कि कैसे नुकसान को कम किया जाए। तो मुझे खुशी है कि बहुत कोशिशें जो है वो हर तरफ से हो रही हैं। बहुत सारे टीचर्स हमारे जो वॉलेंटरी लेवल पे खुद ही काम कर रहे हैं और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने उनको एक प्लेटफॉर्म इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिया था जैसे ही स्कूल क्लोज हुए थे, ताकि एक वेल कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज तरीके से ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की जाएं और लोकल लेवल पे जहां पे बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है उनको अलग अलग तरीकों से, जैसे हमने टीचर्स को एक मेंटरिंग के थ्रू टीचर्स को जोड़ा हमने बच्चों के साथ, जो ज्योग्राफिकली जहां भी एक टीचर लोकेटेड है उसके आसपास वो 5-7 बच्चों को खुद से देख सकता है, बता सकता है, गाइड कर सकता है, पढ़ा सकता है। और उसके साथ ही अब हमारी रिसेंटली रिटन गाइडलाइंस भी आ गई कम्युनिटी स्कूलिंग की। तो कम्युनिटी स्कूलिंग भी काफी हद तक हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को किसी न किसी माध्यम से जोड़ा जाए, जिसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस, टीवी, रेडियो, इवन कुछ कुछ जगहों पे आपको जान के खुशी होगी कि इवन लाउड स्पीकर्स जो हैं रिलीजियस प्लेसेस के वो भी यूज किए गए कि जिससे बच्चों तक पहुंचा जा सके। तो कोशिश यही है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से कोशिश ये है कि हर एक बच्चे को किसी न किसी माध्यम से हम कनेक्ट कर पाएं और उसका जो नुकसान हो रहा है उसको हम कम से कम करने की कोशिश करें। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी करवाई गई और कई ऐसे माध्यम थे जिसके हवाले से है जब बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की गई टीचर्स की तरफ से, लेकिन आपको लगता है दूर दराज के इलाकों में जहां इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं बच्चों के पास, वहां ज़्यादा इस नुकसान हुआ है पढ़ाई का, और अब जो है सरकार उसके लिए किस तरह से संजीदगी दिखाने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, सरकार शुरू से ही इस पे मतलब पूरी कंट्री के लेवल पे ही इस पे बहुत काम और बहुत सोच इस पे की गई थी कि किस तरह से दूर दराज के इलाकों में बच्चों को कनेक्ट किया जाए। और बिल्कुल इमीडिएटली शुरू में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हुई कि कौन से एरियाज में कोविड का प्रकोप कम है, वहां पे किस तरह से हम कम्युनिटी क्लासेस चला सकते हैं, एसओपी को ध्यान में रखते हुए बच्चों से कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अब हमने शुरू किया है। पहले वो वॉलेंटरी लेवल पे कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेके टीचर्स ने किया, जहां पे ग्रीन एरियाज थे, जहां पे इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब हम इसको और बड़े स्तर पर, क्योंकि रिटन गाइडलाइंस हमारे पास हैं, तो एसओपी को देखते हुए हम कम्युनिटी क्लासेस को पुश कर रहे हैं
और मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक हम बच्चों के साथ एटलीस्ट कनेक्ट कर पाएंगे। बाकी जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो कोर्स पूरा नहीं हो पाया, उसके लिए पूरे कंट्री लेवल पे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली एनसीईआरटी ने एक ऑल्टरनेटिव, एमएचआरडी मिनिस्टर हमारे निशंक साहब हैं, उन्होंने रिलीज किया ऑल्टरनेटिव एनसीईआरटी करिकुलम। जी जी। और हम डायरेक्टोरेट तो शुरू से ही हम उन्हीं लाइंस पे चल रहे हैं। हमने ऑल्टरनेटिव करिकुलम के तरीके से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन कोशिश की है कि हम हर बच्चे तक पहुंचे, और जो भी आगे फैसला होगा, जैसे अलग अलग बोर्ड्स, जैसे सीबीएसई ने अभी अनाउंस किया, तो हमारा जेएंडके बोर्ड भी इसी पे काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोई राहत बच्चों को मिलेगी और हमारे सामने क्लैरिटी होगी कि किस तरह का करिकुलम में कोई रिडक्शन है नहीं है, किस तरह से है, और कैसे हम कोप कर पाएंगे, कैसे हम बच्चों को साथ लेके चल पाएंगे। लेकिन मैं एक इंश्योरेंस आपको डेफिनेटली दूंगी कि गवर्नमेंट और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इस पे सीरियसली, मतलब लगभग हमारा, मैं मानूंगी कि 50% टाइम हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी चीज पे दे रहे हैं कि क्या क्या मेथड्स इससे निकाले जाएं, क्या क्या तरीके ऐसे किए जाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सकें, और आगे भी हम उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, और जो भी पूरे नेशनल लेवल पे या यूटी लेवल पे जो भी फैसले होते हैं उनको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट। जी अनुराधा जी, इसके साथ जो अभी 23 केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात की गई है, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट कैसे इसको फैसिलिटेट करेगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे पाएंगी? देखिए, केवीज की जब बात होती है तो इसके लिए पहले एक बात समझना जरूरी है कि केवीज किस तरह से खुलते हैं और कहाँ खुलते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की कुछ गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो ये कहती हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जरूरत उन इलाकों में होती है जहां पे कोई दूर दराज का इलाका है या कोई ऐसा एरिया है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको शिक्षा का जो वहां पे उस एरिया में जो एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। उसके बाद और कुछ गाइडलाइंस हैं, वो भी उसमें फॉलो की जाती हैं, बट दिस इज द मेजर क्राइटेरिया। तो ये जो मैं ये बता दूं आपको कि हमारे 40 जम्मू डिवीजन में 40 केवीज ऑलरेडी फंक्शनल हैं, जो सिविल सेक्टर और डिफेंस सेक्टर दोनों में होते हैं। डिफेंस वाले आर्मी उसको मैनेज करती है, और बाकी हमारे सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय संगठन इनका मैनेजमेंट करता है। तो इसमें जो सिविल सेक्टर में है वो हमारे 11 फंक्शनल हैं, और उनमें से ये जो बाकी आपने सुना जो 23 की बात हुई, उसमें अलग अलग बाइफरकेशन आपने देखी होगी प्रेस रिलीज में। कुछ केवीज हैं जो सैंक्शनड है, उसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगी, जैसे गंदोब लेसा का ऑलरेडी सैंक्शनड है, अब उसको फंक्शनल करना है, तो उसकी हम तैयारी में जुटे हैं। उसमें बहुत अच्छा डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहां पे एक टेम्पररी अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई है, रेंट फ्री अकोमोडेशन चाहिए होती है उसमें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूं कि एक तो स्टेट लैंड चाहिए होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होता है, उसके बाद टेम्पररी अकोमोडेशन चाहिए होती है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें। केंद्रीय विद्यालय संगठन ये एक्सपेक्ट करता है कि जो डिप्टी कमिश्नर है उस जिले का, वो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे वो लिख के देता है। तो उसके बाद ये लैंड जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है, और दूसरी तरफ टेम्पररी अकोमोडेशन जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है उसमें सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गंदोब लेसा उस स्टेज पे है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स हैं जहां हमें डिमांड्स आई हुई हैं। ये डिमांड्स जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और डिप्टी कमिश्नर कंसर्न के थ्रू के केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास पहुंची हुई हैं। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग केंद्रीय विद्यालय इस समय चल रहे हैं, और कई जगह पे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इंस्पेक्शंस डाल के उनको ओके किया है, कहीं पे उनको लैंड अभी पसंद नहीं आई है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज पे ये चल रहा है, बट कोशिश ये है कि हर ये जो जितने भी 23 केवीज हैं ये सब के सब हम आने वाले सेशन तक पूरे फंक्शनल हो जाएं, टेम्पररी अकोमोडेशन पे चलना शुरू हो जाएं, और जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इनकी स्टार्ट हो जाए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्टैब्लिश होने से इन सब एरियाज में जहां पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मुलाजिम और उसके अलावा वहां के लोकल जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ी एक सुविधा ये मिलेगी। आप जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का अपना एक बहुत जबरदस्त उनका एक डिसिप्लिन्ड
एटमॉस्फेयर होता है और बहुत अच्छा उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, कई सालों का उनका एक्सपीरियंस होता है। तो उसके चलते ये बहुत अच्छे एक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है हमारे अलग अलग जिलों में जो है वो खुलने जा रहे हैं। तो हम इसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद डिप्टी कमिश्नर्स एंड विद डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये सारे फंक्शनल हो जाएंगे जल्दी से जल्द। जी अनुराधा जी, अब ऐसी बातें भी निकल के आना शुरू हो चुकी हैं कि सितंबर माह में जो है कुछ क्लासेस के लिए स्कूलों को खोला जा सकता है, इसमें कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, ये हमने कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो कोई नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स हैं और मुझे लगता है कि सरकार जो भी टॉप लेवल पे ये डिसीजन होगा और जो भी डिसीजन होगा वो स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके ही होगा। तो जब भी हमें कोई इस तरह की, हाँ, हमारा जो रोल है उसमें हमें अपने स्कूल्स को, अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि कैसे जब भी स्कूल खुले, क्योंकि कोई डेट अभी निश्चित नहीं है। और जो हमने मीडिया में पढ़ा उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूटी स्टेट्स को कहा है और कंसर्न्ड जो गवर्नमेंट्स है उनको कहा है कि वो फैसला इसमें करें। तो डेफिनेटली ये जो भी फैसला होगा, जो हमारे पास फीडबैक स्टेक होल्डर्स से आएगा, उसके बेसिस पे ही फैसला होगा। बट वी हैव टू कीप आवर स्कूल्स रेडी, कीप आवर चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंड दैट वी आर डूइंग। तो ये स्टेक होल्डर्स कौन है, किन किन से इसके ऊपर चर्चा होगी? क्या पेरेंट्स से भी बात की जाएगी? सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो इसमें पेरेंट्स और बच्चे ही हैं जी, तो उनसे बात की जाएगी। पहले भी हमने एक फेज में, जब पिछली बार ये डिसीजन लेना था, तब भी स्टेक होल्डर्स को पूछ के, जिसमें पेरेंट्स थे, बच्चे थे, टीचर्स थे एंड पंचायती राज जो के इंस्टीट्यूशंस के हमारे जो मेंबर्स हैं उनसे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को, तो एक आम पब्लिक की क्या इसके बारे में विचार है उनको भी साथ में लेके उनके व्यूज को जो है हमने आगे पहुंचाया था सरकार तक। और आगे भी मुझे लगता है यही प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा और उसके बेसिस पे ही जो भी फैसला टॉप लेवल पे होगा उसी के बेसिस पे। तो स्कूल वालों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे एसओपीज का पालन करने के लिए, नियमों का कुछ ऐसी गाइडलाइंस रखी जाएंगी उनके लिए, उस पर भी चर्चा हुई है आप में? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में अलग अलग फीडबैक जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, वो कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे मैं जरूर बताऊंगी कि इसमें किसी को भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसला होगा वो सब लोगों को साथ लेके ही होगा और पूरा इंश्योर करके होगा कि हर एसओपी जब हमारे पास तैयार होगा, स्कूल इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, पेरेंट्स इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, बच्चे इसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, तो तभी कोई फैसला लिया जाएगा। कोई भी हेस्टी डिसीजंस इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी लिया जाएगा। जो भी होगा सब सोच समझ के किया जाएगा। अनुराधा जी, जो दूर दराज के इलाके हैं, आपको लगता है कोविड-19 के चलते जो काम थे स्कूलों, नए स्कूल बनाने के या जो ढांचा था जिन स्कूलों का जिनको अपग्रेड करने का काम था, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है? नहीं, वो शुरू में थोड़ा इफेक्ट हुआ था, लेकिन अब वो चल रहा है। हमारे सारे कंस्ट्रक्शन वर्क इस समय चल रहे हैं, फुल स्विंग में है। हमारे केपेक्स बजट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, हमारे समग्र शिक्षा के तहत स्कूल बनते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंडर बनते हैं, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स पे बनते हैं, सभी में काम चल रहा है। जो भी हमारे इस साल के अलॉटेड वर्क्स हैं उन सब में इस समय काम चल रहा है, कहीं रुका नहीं है। बिल्कुल इनिशियली एकदम जब शुरू में बिल्कुल लॉकडाउन था उस समय बंद रहा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हुई थी तो काम ये शुरू हो गया हुआ है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अनुराधा जी, हालांकि समय समय पर आपकी तरफ से गाइडलाइंस निकाली जाती रही है जो फीस स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन फिर भी लोगों में कंफ्यूजन रहता है। एक दफ़ा फिर से आप लोगों को समझा पाएंगी जो अब स्कूल खोलेंगे, क्या उनको किस पीरियड से लेकर किस पीरियड की फीस देनी है और क्या जो है उसमें उनको माफ़ किया जाता है, क्योंकि ये कहा गया था ट्यूशन फीस देनी है सिर्फ। इसमें कुछ क्लैरिटी आप दे पाएंगी फिर से? देखिए, इस बारे में मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन जब हमें ये लगा कि अभी भी पेरेंट्स में कंफ्यूजन है तो हमने एक वेबिनार पीछे किया था जिसमें हमने फेस टू फेस पेरेंट्स के साथ बात की थी। हालांकि हमें दिक्कत उसमें ये आ रही थी कि बहुत सारे पेरेंट्स सामने नहीं आना चाहते हैं, वो अपना नाम
शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, इंडिविजुअल बेस्ड होती हैं। जी। तो जब तक वो अपना नाम शेयर नहीं करेंगे या कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेंगे तो हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। जी। तो लेकिन बहुत सारे हमारे पास जो केसेस आए उस समय उस वेबिनार से निकल के उन सब पे प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया था। कुछ एक तो एड्रेस भी हो गए थे ऑन स्पॉट, और कुछ एक हमने एक्शन जो है वो इनिशिएट किया हुआ है। मोटे मोटे तौर पे फिर से मैं जस्ट रिकैप्चुलेट करूंगी, हालांकि वी हैव टॉक्ड अबाउट इट मेनी टाइम्स। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, हमें जो कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट ऑर्डर और रूल्स रेगुलेशंस के तहत करना है। गवर्नमेंट ऑर्डर ये कहता है कि ट्यूशन फी सिर्फ लेनी है। तो ट्यूशन फी का मतलब हो गया कि आपको जो मंथली आपने एक आपकी ट्यूशन फी जो फिक्स्ड है आपको वही लेनी है। उसमें एनुअल चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, उसमें एडमिशन चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्ट फी इंक्लूडेड नहीं है। तो वो अगर कहीं किसी पेरेंट को ये लगता है कि वो ट्यूशन फी में उन्होंने मिक्स किया है एनुअल चार्जेस को, तो वो हमें उसका बता सकते हैं अलॉन्ग विद जो उनके पास रिसीट्स वगैरह होंगी। तो उसमें फी फिक्सेशन कमेटी के साथ हम बात करके उनके नोटिस में लाके तो वी कैन ब्रिंग क्लैरिटी ऑन दिस कि क्या ये इनका जो है ये ठीक ले रहे हैं कि ये नहीं ले रहे हैं। बट मैं इसमें यही कहूंगी कि पहले भी मैंने कहा था कि चेयरमैन फी फिक्सेशन कमेटी का अपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेड है एनी टाइम। तो उसके बाद फी फिक्सेशन कमेटी ज्यादा अच्छे से हमें इस पे बता पाएगी, क्योंकि इस समय थोड़ा सा प्रोसेस रुका हुआ है कि हर स्कूल को अपनी फी जो फिक्स करवानी थी वो फिक्स नहीं हो पाई। वो सारे केसेस इस समय पड़े हुए हैं फी फिक्सेशन कमेटी के पास। तो जैसे ही ये अपॉइंटमेंट हो जाती है विच इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ, तो उसके बाद जो है क्लियर हो जाएगा कि कई लोग इस बात करते हैं कि ट्यूशन फी का मतलब क्या होता है। दैट इज द मैंडेट ऑफ द फी फिक्सेशन कमेटी। वो इस पे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्यूशन फी देते हैं। तो उसके लिए मैं यही पेरेंट्स को अपील करूंगी कि अगर कोई ऐसा कंफ्यूजन है भी तो दे शुड वेट फॉर सम टाइम। आगे जो भी उन्होंने फी दे दी है, अगर उन्होंने दे दी है तो वो फी उनकी, और मान लीजिए कि उन्होंने वो फी उनको लगता है कि ज्यादा दे दी है, तो वो बाद में हमेशा एडजस्ट की जा सकती है। उनके आने वाले फी में जो उनको आगे देना है उसमें हमेशा एडजस्ट की जा सकती है। तो इसमें उनको थोड़ा सा पेशेंस रखें, और जैसे ही फी फिक्सेशन कमेटी फंक्शनल हो जाती है तो वी विल टेक ऑल दीज इश्यूज टू द कमेटी एंड दे कैन थ्रो अ बेटर लाइट ऑन। मैम, कुछ टीचर्स भी हैं प्राइवेट स्कूल की जिन्होंने हम तक ये बात पहुंचाई, हम चाहेंगे आप तक भी हम पहुंचाएं कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, बहुत मेहनत की प्राइवेट स्कूल्स की टीचर्स को, लेकिन उनकी भी जो सैलरीज हैं लॉकडाउन में वो नहीं दी गई हैं कुछ स्कूल्स की तरफ से। तो क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, स्कूल वालों को निर्देश दिए गए हैं इस बाबत? बिल्कुल, ये गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं स्कूल वालों के लिए, और ये जनरल सभी के लिए गाइडलाइंस थी कि किसी भी को भी नौकरी से नहीं निकालना है और किसी को भी आप कम नहीं कर सकते हैं, उसकी सैलरी जो है उसकी दे सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो आप गवर्नमेंट के नोटिस में लाएंगे। तो एक चीज मैं मगर यहाँ बताना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा ये कुछ टीचर्स को सैलरी नहीं मिली है, बट मेरे नोटिस में कोई भी फॉर्मल कंप्लेंट ऐसी हमें नहीं लॉन्च की गई किसी भी टीचर की तरफ से कि उसमें उनको तनख्वाह नहीं दी गई या उनको नौकरी से निकाला गया। अगर कहीं भी कोई ऐसा कुछ इशू हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली ब्रिंग इट टू आवर नोटिस इन फॉर्मली सो दैट वी कैन टेक एक्शन। अदरवाइज हमारे लिए जनरल वे में करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इफ दे कम टू अस अलोंग विद दिस प्रॉब्लम वी विल ऑलवेज एड्रेस द इशू। मैम, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तमाम जो हालात जो पीछे निकल चुके हैं, अब आगे क्या वे आउट दिखता है, कितना होपफुल है और उसके लिए कितना तैयार है? देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, मैंने आगे भी ये बहुत फोरम पे मैंने बात की है कि कोविड क्राइसिस के दौरान मुझे लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा महकमा है, वी हैव रीडिस्कवर्ड आवरसेल्व्स। ये बहुत खराब सिचुएशन थी, क्राइसिस था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुई, हमें भी हुई, हर किसी को इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी प्रॉब्लम हुई और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी हमारा काम था सबको प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बीच में हमने ये डिस्कवर किया कि हमारे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। हमारे टीचर्स ने इनक्रेडिबली गुड वर्क दे हैव डन।
जी। उन्होंने वॉलेंटरीली बहुत अच्छे काम किए और डायरेक्टोरेट ने उन सब अच्छे कामों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे लाया। जी। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो अलग अलग हमारे हैं अगर उनको फॉलो करें अगर आप उनको देखें तो आपको पता चलेगा एक विंडो हमने दी है कि जिसमें क्या क्या चीजें इस थोड़े से वक्त में हमने की। जी। हमने वो चीजें इस वक्त में हमने पॉसिबल की जो हम शायद नॉर्मल टाइम्स में नहीं कर पाए। हमने उन टीचर्स को बीच में से निकाला जिनके अंदर हिडन टैलेंट था जी। और जो काम करना चाहते हैं जी, बिल्कुल। उन सबको हमने उभार के सामने लाया और वो बहुत सारे अच्छी चीजें उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो महकमे को दी हैं। जी। बहुत लंबी लिस्ट है इनिशिएटिव्स की जो हमने कोविड क्राइसिस में ली है। शायद अभी मुमकिन नहीं होगा मेरे पास मेरे लिए कि मैं सब बातों पे यहाँ बात करूं, लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पे भी जाएं या हमारे सोशल मीडिया हमारे फेसबुक पेज पे या ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया होगा। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब के सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो कर रहा है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में जाएंगे तो शायद एजुकेशन में जो बात हो पाती थी वो नेगेटिव बातें ज्यादा हो पाती थी और क्योंकि कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कमियां आज खत्म हो गई हैं, आज भी वो कमियां हैं, लेकिन एक तो हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा हम जो अच्छी चीजें हैं उनको हम सामने ला रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अपने अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम उनके अंदर रहता था कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में तो कुछ नहीं होता, एक मजाक का एक वो बन जाता है कि अच्छा सरकारी टीचर है, सरकारी स्कूल है। तो वो स्टिग्मा मुझे लगता है पूरी तरह मिट गया है क्योंकि जो कमियां हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, विच इज आई थिंक वेरी पॉजिटिव थिंग, और सब मिलके कर रहे हैं। और दूसरा बहुत सारी अच्छी चीजें, जैसे आपने रिजल्ट अगर आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल की हमने जो छोटे छोटे स्टेप्स किए जो कि प्राइवेट स्कूल्स में 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशल एफर्ट्स करते हैं सभी प्राइवेट स्कूल्स ताकि उनका रिजल्ट अच्छा आए, उसमें हमने अपने 10th और 12th के बच्चों के ऊपर बहुत फोकस किया पिछले 1-1.5 साल में और रिजल्ट्स आपके पास हैं। एक इनक्रेडिबली जो इंक्रीज 17.3% इंक्रीज 12th में और 43 बच्चे जो हैं वो टॉप 10 पोजीशंस में आए, टॉप 3 में 12 बच्चे हमारे आए गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बच्चों की अचीवमेंट है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक अच्छे से एनवायरनमेंट की, एक पीसफुल कंजीनियल एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। लीस्ट इंटरफेरेंस स्कूल की फंक्शनिंग में होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, तो बच्चों में टैलेंट की और इसकी इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। मैडम एक मुझे सवाल अभी क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, इस दफा क्या SOPs है, क्या बच्चों को उसमें जाने के लिए अलाउड किया जाएगा या नहीं, कुछ इसके बारे में बता पाएंगी? तो हमें जो डायरेक्शंस हमें आई हैं, जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग भी ली थी, उसमें जो डायरेक्शंस, तो उसमें यही ओपिनियन निकल के आया कि बच्चों को फिजिकली वहां पे परेड में जो यहाँ मेन जम्मू में होता है उसमें नहीं ले जाएंगे, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हमने कल ही अपना वीकली प्रोग्राम, हमारा होम असाइनमेंट्स, होम क्लासेस के साथ साथ हमारा एक होम असाइनमेंट्स होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें हर हफ्ते हम एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं और फिर उनको टेस्ट प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो उसी में इस हफ्ते का हमने इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हमने एक वीकली कैलेंडर तैयार किया है। वो अलग अलग एक्टिविटीज उसमें होंगी जिसमें ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस होंगे, पेंटिंग, ड्राइंग, पेट्रियोटिक टॉक्स, इस तरह क्विज कॉम्पिटिशंस होंगे। और उसके अलावा एक मेगा इवेंट हम प्लान कर रहे हैं वन डे बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, शाम को 14 शाम को हम प्लान कर रहे हैं कि एक मेगा इवेंट करें जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे अलग अलग इस पे जूम मीटिंग्स के थ्रू और गूगल मीट्स वगैरह के थ्रू कुछ अच्छा एक अलग सा कोई इवेंट हम करेंगे, प्लान कर रहे हैं।
शॉर्टली हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। जी। तो इस तरह से 15 अगस्त बेशक फिजिकली बाहर नहीं, एक जगह पे इकट्ठा क्योंकि होना ठीक नहीं है, इट इज अगेंस्ट द एसओपी, जी। तो वो नहीं होंगे, लेकिन बट अदरवाइज सेलिब्रेशंस में कोई कमी नहीं रहेगी। हर बच्चा सेलिब्रेट करेगा इंडिपेंडेंस डे को इन अ यूनिक वे एज द सिचुएशन डिमांड्स। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस तमाम मुद्दों पे अपनी बात रखी। तो ये थी अनुराधा गुप्ता, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जिन्होंने कई मुद्दों पे बात की, लेकिन सबसे अहम जो इन्होंने बात कही कि जिस तरह की बातें निकल के आई हैं कि सितंबर माह में कुछ स्कूलों में कुछ क्लासेस को खोला जा सकता है, उसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स से बात होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।